आप सुन रहे हैं गौरा पंचशिवानी जी का प्रसिद्ध उपन्यास कालिंदी। आज सुनिए भाग 5। आपको डर नहीं लगता? यहाँ एकदम अकेली रहती हैं? आबिद ने पूछा तो वो हंस पड़ी। डर? किस बात का? आई एम नॉट अ चाइल्ड मिस्टर कुरैशी। कह तो गई, पर क्या सचमुच ही डर नहीं लगता था उसे? रात को जब सारी बस्ती मुर्दा बन जाती थी और चौराहे का श्वान दल मनहूस आवाज में हू हू करने लगता, तो आसपास के अरण्य से सियार भी उस क्रंदन में स्वर मिला पूरे परिवेश को भयावह बना देते। बिजली का कोई ठिकाना नहीं रहता, कब आई और कब गई। ना टेलीफोन था, ना आसपास कोई दुकान जहाँ से ही फ़ोन कर लें। फ्लैट के दरवाजे खिड़कियों के पतले कांच वैसे ही क्षीण कलेवरी थे जैसे डीडीए के आधुनिक घरौंदों के होते हैं। किसी भी हृष्ट पुष्ट दस्यु का एक ही सशक्त मुक्का पूरे फ्लैट की बत्ती सी बाहर कर सकता था। उस पर आए दिन तो दिल्ली के अखबार दिन दहाड़े लूट बलात्कार मार धाड़ की खबरें छाप और दिल दहला देते थे। घर आते ही वो द्वारों पर डबल चिटकनी चढ़ा दुबकी रहती। कई बार सोचती थी कि वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल में ही रहने चली जाए, पर उसके बार बार इधर उधर मकान बदलने का अर्थ ही होगा वो अपने एकांत से डर रही है। मामा भी यही न समझ बैठे, इसी से वो साहस से यहीं डटी रहेगी। 7 दिन बाद तो पहाड़ जा ही रही थी, फिर लौट कर देखा जाएगा। देवेंद्र को उसने अपने पहुंचने की सूचना भेज दी थी। चिट्ठी मिलते ही देवेंद्र भांजी की आगमनी का समाचार मित्र को देने वसंत के यहाँ पहुंचे तो देखा वो अंधेरे कमरे में चुपचाप अकेला बैठा है। ये क्या वसंत, बत्ती क्यों नहीं जलाई? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मित्र का चिंतातुर स्वर सुनते ही वसंत हड़बड़ा कर उठ बैठा। अब तबीयत और क्या खराब होगी यार, जितने दिन कट जाएं। मैं तो ठीक हूँ, पर आज एल्फी की चिट्ठी आई है, उसी को पढ़कर चित्त खिन्न हो गया। सोच रहा हूँ कल हल्द्वानी जाकर उसे देख ही आऊँ। क्यों, क्या हुआ उसे? होगा क्या, बीमार तो था ही, अब उस मनहूस होम में जाकर पलंग पकड़ ली है। मान गया तो उसे यहाँ ले आऊँगा, उसकी इतनी देखभाल तो कर ही सकता हूँ। मैं भी तेरे साथ चलूँगा बसंत। सच, हमने भी तो उसकी खोज खबर ही नहीं ली। चढ़ी छुट्टियों में आ रही है, एक बार उसका पूरा चेकअप कर लेगी। दूसरे ही दिन दोनों एक साथ एल्फी को देखने पहुंचे तो अंधेरे घुप कमरे में झूला सी कैंप कॉट पर पड़े मित्र के कंकाल को पहचान ही नहीं पाए। अपने दोनों सीख से हाथ टेक कर एल्फी ने उठने की व्यर्थ चेष्टा की, पर उठ नहीं पाया। ये क्या हाल बना लिया है तूने एल्फी? देवेंद्र का गला रुंध गया, पर एल्फी उस हालत में भी हंसना हंसाना नहीं भूला था। कोल्डेरिन ली? उसने मित्र का प्रश्न पूरा किया। अच्छा मजाक छोड़, हम तुझे लेने आए हैं आज। कालिंदी छुट्टी में आ रही है, अब वही तेरा इलाज करेगी। देवेंद्र ने फिर बड़े उत्साह से बिस्तर पर असहाय पड़े मित्र के रूखे उलझे बालों को सहला कर कहा, इस 20 को आ रही है। 20? वो हंसा और क्लांत कोटरग्रस्त आंखों की गाढ़ी कालिमा और प्रगाढ़ हो गई। डॉक्टर के आने तक क्या ये मरीज रहेगा रे देवी? कैसी बातें कर रहा है तू? तू एकदम ठीक हो जाएगा। बड़ा नाम कमा लिया है हमारी चड़ी ने, और लिवर की बीमारियों पर तो उसने अपना पेपर पढ़ बहुत ख्याति बटोरी है। पर यह लिवर अब लिवर रहा ही कहाँ देवी, फिनिश्ड एंड गॉन। वो हंसा, फिर एक लंबी सांस लेकर कहने लगा, यहाँ अकेले पड़े पड़े पुराने दिन बहुत याद आते हैं बसंत। हम तीनों को फ्लोरिया मास्टर 3 मस्केटियर्स कहते थे, याद है? है क्यों नहीं? तू आज जो ऐसे चुपचाप हथियार डाले पड़ा है, तब तो तेज तर्रार मास्टरों पर भी संगीन ताने उनकी नींद हराम किए रहता था। वो भी याद है? एल्फी के पपड़ी पड़े होठों को एक क्षीण स्मित पल भर को स्निग्ध कर गया। उस बार जब एनुअल फंक्शन में हमारे दबंग प्रिंसिपल काजमी दूल्हे से झूमते आए और सीना तान कर कहने लगे, सुना है इस कॉलेज के लड़के बड़े तेज हैं, हर मास्टर हर प्रिंसिपल का एक ना एक नाम रख देते हैं, पर हमें देखिए साल भर हो गया, मजाल है जो कोई लड़का हमारा नाम रख पाया हो। और तभी इस एल्फी ने कछुए सी मुंडी निकाल महीन लड़कियों की सी आवाज़ बना फौरन तुरुप मार दी थी, काजमी चूरन हाजमी। और वो ठहाका लगा था कि खुद काजमी साहब भी हंसने लगे थे। याद है वसंत?
फिर तीनों मित्रों की राशीभूत हंसी ने एल्फी के सिरहाने खड़ी मौत को भी पल भर के लिए लाठी लेकर दूर खदेड़ दिया था। पर कुछ भी कहो देवी, काजमी था गजब का रौबीला प्रिंसिपल। मजाल जो कोई उनकी अंग्रेजी की क्लास में चू तो कर दे। एक हमारे इस एल्फी को छोड़कर वही आज जनानी बना रजाई में दुबका है। अबे उठ। तीनों मित्रों का कैशौर्य जैसे अंगड़ाई लेकर आंखें मलता फिर चैतन्य हो उठा था। देख रे देवी, तुम दोनों भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि हम तीनों में से सबसे पहले मुझे ही जाना होगा। ठीक भी तो है, जब 400 मीटर की रेस में मैंने हमेशा तुम दोनों को पछाड़ा है, तो आज इस रेस में तुम्हें कैसे आगे आने दूँ। वो हंसा और आसन्न मृत्यु की कगार पर खड़े उस विवश मित्र की वो करुण हंसी दोनों को गुमसुम बना गई। अब उसे किसी विस्मृत प्रसंग के उल्लेख से गुदगुदाने का भी साहस फिर उन्हें नहीं हुआ। कमरे में एक 0 पावर का बल्ब जल रहा था। विचित्र ढंग से सफ़ेद साड़ी और दुपट्टे के नीले किनारे से आधा ललाट ढापे एक परिचारिका ताम चीनी की सफ़ेद प्लेट में एल्फी का खाना रख गई। जगह जगह से इनेमल छूटकर काले काले धब्बे निकल आई। प्लेट में 2 चमड़े सी सूखी रोटियां धरी थीं। एक वैसी चिलमची नुमा नन्ही कटोरी में पतले शोरबे में तैरते आलू के टुकड़े और भद्दे ढंग से कटी प्याज। कैसे खा पाएगा ये सब। देवेंद्र ने मुंह फेर लिया। वर्षों पूर्व वॉर्स्टेड की हाफ पैंट की जेब में अकड़ से हाथ डाले उसे ऑमलेट खिलाने वाला उस स्नेही एल्फी कहाँ खो गया था। कहाँ। दोनों मित्र बड़ी रात तक उसे मनाते रहे। तुझे हमारे साथ चलना ही होगा एल्फी। नहीं, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ बड़े सुख से हूँ। सुख से? देवेंद्र झुंझला पड़ा था। ये सब सुख है? जीर्ण लाल कंबल से ढकी छाती तेज सांस के वेग से कांप रही थी। कागज से सफ़ेद हाथ एक दूसरे से गुथे निष्क्रिय पड़े थे। न जाने कितने दिनों से दाढ़ी नहीं बनी थी। रूखे सूखे बाल, गड्ढे में धसी आंखें, पिचके गाल और बीच बीच में उठ रही खांसी का दौर जो उसे कुछ क्षणों के लिए निष्प्राण बनाकर निढाल किए दे रही थी। अंधेरे सीलन भरे कमरे में एक अजीब सी दुर्गंध का भभका असह्य लगने लगा। खिड़की पर एक अधफटा पर्दा झूल रहा था। दीवार पर सूली पर चढ़े ईसा मसीह का एक रंग उड़ा विवर्ण चित्र। कभी यही हल्द्वानी तीनों मित्रों के लिए बम्बई थी। एक बार तीनों एक साथ भागकर बिना मोटर का टिकट लिए ही यहाँ घूमने आ गए थे और काठगोदाम के स्टेशन में जीवन में पहली बार ट्रेन के दर्शन तीनों ने एक साथ किए थे। जब अल्मोड़ा लौटे तो लगा था लंदन घूम कर आए हैं। आज वही हल्द्वानी उनकी दम घोंटे दे रही थी। एल्फी अंत तक अपनी अकड़ पर ऐंठा रहा। देवेंद्र फिर चुपचाप उसके सिरहाने एक बंद लिफाफा एक चिरकुट के साथ छोड़ आया था। एल्फी, तुमने अपने मित्र की तुच्छ भेंट स्वीकार नहीं की तो मुझे बहुत दुख होगा। एल्फी ने दोनों मित्रों को हंसकर विदा ही नहीं दी, बड़ी देर तक उन दोनों के हाथ थामे धरे थे। एक बात अब समझ में खूब आ रही है, आदमी को उसकी बीमारी नहीं मारती, पुरानी यादें मारती हैं। तुम दोनों को एक साथ देख एक बार फिर बीते दिन लौट आए हैं, पर क्या उन यादों का बोझा मैं अब सह पाऊंगा। उसने ठीक ही कहा था। वो दुर्वह बोझ वो सह नहीं पाया। तीसरे ही दिन देवेंद्र को वो कार्ड मिल गया जिसमें अपना पता लिख वो सिस्टर को थमा आया था कि मित्र की कुशल उसे भेजती रहे। कार्ड में संक्षिप्त सूचना की एक ही पंक्ति थी कि सोमवार की रात को मिस्टर एल्फी ब्रीथ हिज लास्ट। एल्फी की मृत्यु दोनों मित्रों को गहन शोक में डुबो गई थी। अब वे नित्य की भांति न शतरंजी खेल पा रहे थे, न सांध्यकालीन भ्रमण का ही साहस संजो पा रहे थे। अल्मोड़ा की हर सड़क, हर मोड़, हर जंगल में तो उनके उस जिंदादिल मित्र के अमिट हस्ताक्षर ज्यों के त्यों धरे थे। सिटौली, बलटौटी, कर्क एंड टैपले, ब्राइटन कॉर्नर। ठीक ही कहा था उसने। आदमी को बीमारी नहीं मारती, उसकी पुरानी यादें मारती हैं। कालिंदी के आने की सूचना उन्हें हल्द्वानी जाने से पहले ही मिल चुकी थी। अब की बार पूरे 2 महीने की छुट्टी पे आ रही हूँ, तो हम सबको ऐसा जमकर बोर करूँगी कि खुद ही पूछने लगोगे, भांजी तू कब वापस जा रही है। पर इस बार भी वो बिना किसी को बताए नियत तिथि से 2 दिन पूर्व ही सूटकेस लटकाए द्वार पर खड़ी हो गई थी। देखा मामी, कैसा सरप्राइज दिया है तुम सबको। ऐसे आने का कुछ और ही आनंद है, क्यों है ना मामा।
एल्फी की मृत्यु ने पूरे घर को अब निष्क्रिय बना दिया। कालिंदी ने आते ही सारी मनहूसी झाड़ पोंछ कर बुहार दी। जैसे भी हो, इन सबको कहीं दूर घुमाने उसे ही ले जाना होगा, नहीं तो मामा अपने प्रिय मित्र की यादों में घुल घुल कर स्वयं बीमार पड़ जाएंगे। देखो मामा, मैं यहाँ घूमने एंजॉय करने आई हूँ, तुम बूढ़ों के साथ बैठकर आग तापने नहीं। मैं आज ही जाकर टैक्सी की व्यवस्था करके आती हूँ। वसंत मामा को भी चलना होगा, ही नीड्स अ चेंज। और फिर वो दूसरे दिन वसंत मामा सहित पूरे घर के लिए बस के टिकट खरीद लाई थी। टैक्सी वालों के नखरों का शेष नहीं था। कहाँ कहाँ जाएंगे, कितने दिन रुकेंगे, कब लौटेंगे, इतना किराया होगा, ड्राइवर कंडक्टर के खाने की व्यवस्था करनी होगी, अपने साथ साथ उनके ठहरने का भी डाक बंगलों में प्रबंध करना होगा। नथिंग डूइंग। वो स्वगत बड़बड़ाने लगी थी। जहाँ सरकारी पर्यटन विभाग के चालकों के ही ऐसे नखरे हों, वहाँ क्या खाक टूरिज्म पनपेगा। पैसा पैसा और पैसा, पहाड़ क्या कुछ अधिक ही लोलुप नहीं बना जा रहा था। फिर भी इस शहर में न जाने कौन सा जादू था कि वो अपनी समस्त खामियों के बावजूद वो उसे उतना ही प्रिय लग रहा था। अपनी समस्त क्लांति, अपमान की वेदना, माधवी की प्रवंचना, सब कुछ यहाँ आते ही वो भूल बिसर गई थी। हमारा पहला पड़ाव कौसानी होगा। सुना है गजब की जगह है। आपने कहा था आप मुझे कभी वहाँ ले चलेंगे। आप तो ले नहीं गए। चलिए मैं ही आप सबको ले चलती हूँ। और फिर जाएंगे गरुड़, वैजनाथ, और फिर 13,000 फुट की ऊंचाई वाले पर्वतों पर जहाँ वनस्पति भी न दिखाई दे। फिर तो वो जितनी ही बार पहाड़ का वो दिव्य रूप देख रही थी, प्रत्येक मोड़ पर उतनी ही बार प्रकृति उसे अपनी भव्य छटा की बहुरूपी रूप से मंत्र मुग्ध किए जा रही थी। बर्फ से ढकी नंदा देवी, त्रिशूल, कामेत, चौखंबा, दूनगिरी, बंदरपूंछ, स्वर्गारोहण, सतोपंत, गंगोत्री, यमुनोत्री, काठा और बलखाती पेंसिल, इचकेस सी क्षीण कलेवरी नदियाँ। कहीं बस रुकती तो वो उत्तेजित बालिका सी चाय की दुकान पर सबको खींच ले जाती। कभी अंग्रेजी के हास्यास्पद हिज्जों में लिखा गया होटल का नाम उसे मुग्ध कर जाता। कभी उसे आंखें फाड़ कर देख रहे होटल में चाय पी रहे सरल पहाड़ी यात्रियों की विस्फारित दृष्टि। सनफ्लोर रेस्टोरेंट श्रीमान जगत सिंह बिष्ट के इस होटल में श्री दिलीप कुमार और बिजंती माला ने मधुमती की शूटिंग में चाय पी है। अब इस क्रेडेंशियल के बाद यहाँ चाय कैसे न पी जाए मामा। मक्खियों के सुदीर्घ साहचर्य से एकदम काली बन गई मिश्री की डलियाँ, आलू रायता, प्याज की पकौड़ियाँ खाते खाते कालिंदी ने उस वाचाल होटल मैनेजर से उसके सनफ्लोर रेस्टोरेंट का पूरा इतिहास ही उगलवा लिया था। ओहो लली, तुम तो पहाड़ी हो, तुम्हें बताने में कैसा दुराव छिपाओ। वो जो गाना है ना उसमें पापी बिछुआ वाला, वो मैंने ही उन्हें गाकर सुनाया था। असल में पहाड़ी गाना ही गाया था मैंने। बिशनुआ चौकीदारा, बस तब से चुरा लिया साले ने। देसी जो ठहरे, आँख का काजल भी चुरा लें तो कम। 30-40 की चाय पी और 125 का गाना ले गया। उस पर कहीं साले जगत सिंह का नाम नहीं। घरवाली बहुत नाराज हुई थी। हमसे कहने लगी, बिष्ट जीव, जिंदगी भर मूर्ख ही रहोगे तुम। पर बताओ लली, मैं कर भी क्या सकता था। किससे कहता कि सरासर चोरी की है सालों ने। ये टून तो मेरी ही है, एकदम मेरी। तुम अब भी गाते हो जगत सिंह जी? कालिंदी ने बड़े मीठे अनकहे आग्रह से उकसाया। नहीं, बस उसी दिन जब नैनीताल जाकर मधुमती देखी तो हमने कहा, जगत सिंह बिष्ट, आज से गाना तो दूर तुम गुनगुनाओगे भी नहीं, एकदम फुल स्टॉप। जगत सिंह ने जैसे उसकी बैटरी रिचार्ज कर दी थी। बस चली तो खुली खिड़की पर चिबुक साध एक बार फिर प्रकृति की अनुपम छटा को मुग्ध होकर निहारने लगी। पहाड़ी वनस्पतियों से परिपूर्ण शिलाखंडों पर धूप आंख में चौली कर रही थी। कभी सहसा घिर आया मेघखंड सूर्य को ढक लेता और कभी स्वयं उसे मुक्त कर उजली धूप से पूरे वनखंड को उजला कर छोड़ जाता। उपत्यकाओं में प्रहरी से खड़े चीड़, देवदार, बांज, बुरुंश, भोज, कैल, खरसू और शाल के भव्य वृक्ष कंधे से कंधा मिलाए परेड कर रहे फौजियों से ही चलायमान बस के साथ साथ चल रहे थे। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। बर्फ से ढके ढालू धवल पर्वत और सीढ़ियों पर बने घरौंदों से नन्हे नन्हे घर, ये सब हिमालय के कितने विराट सौंदर्य को अपने में समेटे हैं। वो सोच रही थी
कैसी रहस्यमयी आत्मीयता है जो हर घेर घुमावदार मोड़ पर बिछुड़े मित्र सी उसे बाहों में बड़ी आतुरता से बांधने चली आ रही है। कौसानी पहुंची तो सामने नगाधिराज के श्वेत हिममंडित शिखर उसे इतने निकट लगे कि जी में आया दौड़कर उन्हें छू ले। डाक बंगला ऊंची चढ़ाई पार करने पर ही मिला। अन्नपूर्णा शीला का हाथ पकड़ बैठती बैठती कुछ देर में पहुंची। कालिंदी मामा के साथ पहले ही पहुंच गई। पत्थर के चबूतरे पर धरी कुर्सी पर बैठते ही लगा सामने बिखरे दिव्य दृश्य ने सारी थकान पलक झपकाते ही दूर कर दी है। तेरा भाग्य सचमुच ही अच्छा है चढ़ी। देवेंद्र उसके पास कुर्सी खींचकर बैठ गए। पिछली बार हम जब यहाँ आए थे तो दिन भर घने बादल छाए रहे, शाम को कोहरा, एक भी बर्फीली चोटी नहीं दिखी। लो ये लोग भी आ गए। अरे देवी, आज तो हिमालय महाराज सचमुच ही खुश हैं हम पर। यही तो इससे कह रहा था दीदी, हिमालय भी तो संत है रिचड़ी, और बिनु हरिकृपा मिल ही नहीं संता। भाई चाय मंगवाई जाए, यहाँ म्यूजिक डायरेक्टर श्री जगत सिंह जी तो हैं नहीं। थोड़ी देर में डाक बंगले का बैरा स्वच्छ सलीके से चाय लाकर रख गया। भाई हम चाहे अंग्रेज़ों को लाख कोसें, हमें सलीके से रहना खाना पीना तो सिखा ही गए। यही नहीं, ये सीखे अदब कायदे से दुरुस्त बैरों की आचार संहिता भी उन्हीं की देन है, जो कम से कम पहाड़ों में पीढ़ी दर पीढ़ी वैसी ही चली आ रही है। तुम पहाड़ के किसी डाक बंगले में चले जाओ चढ़ी, किसी इंस्पेक्शन हाउस में, तुम्हें ये सीखे पढ़े अदब कायदों से दुरुस्त अनुचर अवश्य मिल जाएंगे। कितना सुंदर बना है डाक बंगला मामा, एकदम कंट्री हाउस। होगा क्यों नहीं, 18वीं शताब्दी का बना है, पर दीवारें कैसी ठोस खड़ी हैं। किसी ज़माने में ये कुमाऊं के कमिश्नर का बंगला था, इसी से अब भी ज्यों का त्यों धरा है। जैसे ही ठोस उस युग के बुजुर्ग होते थे, वैसे ही ठोस उस युग की इमारतें हैं। ना अंत तक उनके दांत टूटते थे, ना उन इमारतों की ईंटें। ठीक कह रहा है तू, हमारे बाबू भी तो उस उम्र में अपनी पूरी 32 लिए चिता चढ़े थे, और आज के जवान लड़के लड़कियों को देखो, 30 तक भी नहीं पहुंचते कि बाल पककर का पास। अन्नपूर्णा बड़ी बड़ी टोकरियों में खाना भरकर लाई थी, पर भूख भी तो उसी टक्कर की लग रही थी। अभी खाओ और अभी हजम। एक रात वहीं बिता कर निकले तो दूर दिख रही गरुड़ की घाटी विवसना सुंदर सी पड़ी थी। बस टेढ़े मेढ़े सर्पिल रास्ते से नीचे उतरती जा रही थी। बांज के वृक्षों के झुरमुटों को पीछे छोड़ उनका स्थान अब चीड़ के वृक्षों ने ऐसे कौशल से ग्रहण कर लिया था, जैसे एक गारद को ड्यूटी से मुक्त कर दूसरी टुकड़ी उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। हिमालय के रजत शिखर पर अब गोधूल की रक्ताब आभा प्रतिभासित होने लगी थी। गोमती के इस पार फैली गरुड़ की छोटी सी घाटी नन्ही नन्ही दुकानों से भरी थी। कालिंदी ने एक साथ कितनी ही मालाएं, रंगीन फुंदे, चूड़ियाँ खरीद लीं। खेत नाले पार कर उनकी बस ने सहसा गति धीमी कर ली। सामने दिख रहा गोमती का लोहे का झूला पुल एकदम खिलौना लग रहा था। ये प्रथम विश्व युद्ध के समय बना था चढ़ी। मामा किसी दक्ष गाइड से चहकने लगे थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हमारे अंग्रेज नंदनों ने यहाँ की आबो हवा और धनागम की खुशबू को अपने शिकारी नथनों से सूंघ इसे अपना पहला अंग्रेज उपनिवेश बनाना चाहा था, पर बना नहीं सके। हाय मामा, आपने यहीं बंगला क्यों नहीं बनाया? मुझे तो ये जगह कौसानी से भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। जी में आ रहा है नौकरी छोड़ छाड़ यहीं अपना क्लिनिक खोल लूँ। लो और सुनो दीदी, शीला ने हंसकर कहा। अरे तू क्लिनिक खोल भी लेगी तो क्या तुझे यहाँ मरीज मिलेंगे? क्यों मिलेंगे, कैसे नहीं? कालिंदी ने खीजे स्वर में पूछा तो देवेंद्र ने हंसकर कहा, नहीं मिलेंगे भांजी, भला यहाँ कोई बीमार पड़ सकता है? ये दयार बांझ की हवा ही तो इनकी दवा है, और ये अद्भुत वनखंड है इनका क्लिनिक। अभी तूने बैजनाथ नहीं देखा? जब कौसानी में चाय के बगीचे लहलाते थे तब बैजनाथ था हमारे देवताओं का समर रिजॉर्ट। बस फिर अंग्रेज़ों की लाट टपकी और उसी नोच खसोट ने हमारे उन भव्य मंदिरों को खंडहर बना दिया। बूटधारी सूर्य की विलक्षण मूर्ति तुझे भारत भर में और कहीं नहीं मिलेगी। सदा नीरा गोमती की क्षीण धारा शायद इसी देवभूमि से सहम कर कभी हिंसात्मक रूप धारण नहीं कर पाई। किया होता तो ये मंदिर कब के बह गए होते चढ़ी। मामा एक छोटे से भग्न मंदिर के पथरीले आंगन में बैठकर सुस्ता रहे थे, और उनके घुटनों से सटी चढ़ी चुपचाप बैठी एक एक मूर्ति का इतिहास सुन रही थी।
इस बैजनाथ का पुराना नाम क्या था जानती है? कार्तिकेयपुर। उसी का अपभ्रंश बना कत्यूर। यहाँ 9वीं शताब्दी की प्रतिहार युगीन मूर्तियाँ हैं। चल तुझे दिखा दूँ। न जाने कितने छोटे छोटे मंदिरों की प्रदक्षिणा कर वो जिस मुख्य मंदिर में पहुँचे उसकी दीवारें ही अब उस प्रस्तर वैभव की साक्षिणी बनी खड़ी थीं। बैजनाथ की सर्वोत्तम मूर्ति भगवती को देखा तो निर्वाक खड़ी ही रह गई। सामान्य सी खंडित होने पर भी आकृति के निर्भीक उभार में, पैरों की दृढ़ता में, महिमा में मुख की रेखाओं में कैसा अद्भुत तेज था। कौन रहा होगा इसका सुदक्ष मूर्तिकार? क्या ये भव्य स्मित मोनालिसा के विश्वविख्यात स्मित से कुछ कम था? फिर भी इस अरण्य में अनाघ्रात पुष्प सी अवहेलित पड़ी इस मूर्ति की ओर हमारे कला मर्मज्ञों का ध्यान अब तक क्यों नहीं गया? दीदारगंज की यक्षिणी तो विदेशों में आयोजित भारत उत्सवों में न जाने कितनी बार जाकर अपनी यश पताका फहरा आई है, पर धातु में उकेरी गई जीवंत प्रतिमा में जो विजय का अनोखा उल्लास है, स्मित भंगिमा में जो आध्यात्मिक गरिमा का तेज है, पाप के ऊपर पुण्य की विजय का जो अमर संदेश है, उसे क्या हमारी कलांध आंखें कभी नहीं देख पाएंगी? कालिंदी को लगा वो मूर्ति केवल निष्प्राण मूर्ति नहीं है, अपने में बहुत कुछ समेटे खड़ी है। केवल अपना भार, अपना आयतन ही नहीं, पहाड़ के कठिन मौसमी आघातों को सहने की अद्भुत क्षमता, अपने सृष्टा का, अपने अनामा मूर्तिकार का समग्र जीवन, उस युग का समस्त ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य लिए अडिग खड़ी है। कौन रहा होगा ऐसा दिव्य शिल्पी? कुमाऊं का माइकल एंजेलो, जो बिना अपने हस्ताक्षर किए ऐसी भव्य मूर्ति बनाकर स्वयं कालगर्त में अदृश्य हो गया। मंदिर के बाहर और भीतर कई छोटे छोटे शिवलिंग बिखरे पड़े थे। पत्थर पर बने दर्शनीय शतदल कमल, विराट घंटे की गुरु गंभीर ध्वनि उन्हीं कमलों की पंखुड़ियों से टकराती पूरे खंडित प्रस्तर वैभव को और प्रखर बना रही थी। दर्शन कर वे बाहर निकले तो देखा उनकी उतारी गई चप्पल जूतों के पास स्वेच्छा से प्रहरी बने 2 एक से दिख रहे देवदूत से बालक खड़े हैं। बहती नाक जिसे वे बार बार फटे कोट की बाहों से पोंछ रहे थे, गोरे मक्खनी चेहरों पर मैल की रेखाएं और कौतूहल से चमक रही खरगोश सी आंखें। उन्हें देखते ही दोनों ने चप्पलों की देख रेख का टैक्स उघाने बिना कुछ कहे अपनी नन्ही नन्ही हथेलियां फैला दीं। ये लटका शायद इन्हें यहाँ कभी भूले भटके आ गए टूरिस्ट ही सिखा गए हैं। देवेंद्र ने हंसकर उन दोनों के हाथों में 5-5 का एक एक नोट थमा दिया। ऐसा उदार पारिश्रमिक शायद उन्हें इतिपूर्व कभी नहीं मिला था। आश्चर्य से उनकी आंखें बाहर निकल आईं। फिर एक सेकंड रुके बिना वे अपनी पेटी विहीन ढलायमान जीर्ण पैंट संभालते तीर से भागने लगे। इजा वे चिल्लाते जा रहे थे। 5 रुपये, 5 रुपये। फिल्मी बा ले रही, अर्थात माँ 5 रुपये मिले हैं, फिल्म वाले आए हैं। उनका उत्तेजित स्वर सुन कालिंदी जोर से हंसने लगी। मामा, लगता है आज तक इन्हें ऐसी टिप पहले कभी नहीं मिली, पर कितने सुंदर हैं दोनों। गाल देखे जैसे रंग लगाया हो। मंदिर के चबूतरे पर बैठ वे खाना खा रहे थे कि कालिंदी ने देखा कि दोनों चप्पल के रखवाले झाड़ी में दुबक कर उन्हें एकटक देख रहे हैं। आओ ना यहाँ, लो तुम भी खाओ। उसने कुछ पूड़ियाँ उठाकर उनकी ओर बढ़ाईं। वे उस आह्वान को व्यर्थ कर एक बार फिर तीर से छिटक कर अदृश्य हो गए। खाना खाकर वे जाने की तैयारी कर रहे थे कि चप्पल रक्षकों की युगल जोड़ी फिर उपस्थित हो गई। इस बार बुलाने पर वे भागे नहीं। साहस शायद कुछ बढ़ गया था। इस बार साथ में उनकी माँ भी थी। ये तुम्हारे भाई हैं क्या? कालिंदी ने पूछा तो मोती से दांत दिखाकर वो हंस पड़ी। मेरे बेटे हैं लली। हाय राम, पर तुम तो बहुत छोटी लगती हो। छोटी कहाँ हूँ, 22 बरस की हो गई हूँ। इसी पूस में 23वां लगेगा। ये जुड़वा है क्या? अन्नपूर्णा ने हाथ पकड़कर दोनों को बड़े प्यार से अपने पास बैठा लिया। हाँ आमा, जोला छन मतलब जुड़वा हैं। क्या नाम है रे तुम्हारा? भीम सिंह गजय सिंह। स्कूल नहीं जाते? नहीं। दोनों ने एक साथ अविकल एक सी मुंडी हिला दी। क्यों, पढ़ने को मन नहीं करता? नहीं। तब क्या करते हो दिन भर? गाय चराते हैं, लकड़ी बीनते हैं। और तुम्हारे पिता क्या करते हैं? इस कठिन प्रश्न के उत्तर देने में असमर्थ दोनों ने बड़ी विवशता से माँ की ओर देखकर मौन आग्रह किया कि वही उत्तर दें। नहीं है आमा।
उसकी माँ ने ही उत्तर देकर सिर झुका लिया। उसके फटे जीर्ण लहंगे की मगजी धज्जियां बनकर नीचे झूल रही थीं। नीली कुर्ती शायद कभी पूरी बाहों की रही होगी, अब अधबही बन चुकी थी। एक बाह ऊंची और दूसरी नीची, बटन विहीन बास्केट के दोनों पलड़ों पर लगी एक सेफ्टी पिन उसके यौवन के उद्दाम वेग से पराजित हो टूटकर लटक आई थी। ये अभागे पेट मूल्यां हैं, अर्थात जिनके जन्म से कुछ पूर्व ही पिता की मृत्यु हो जाती है। पढ़ने तो भेजा था, पर पढ़ाने में ही रकम लगती है आमा। पार्टी चाहिए, कमेट मतलब सफ़ेद खड़िया चाहिए, साफ कपड़े, जूता, मोजा। कहाँ से लाती मैं? इसी से आपके पास आई हूँ। आप लोग फिल्म वाले लोग हैं, इनको लव कुछ का काम दिला दीजिए। बाप साहब, तुम्हारे गुण नहीं भूलूंगी। सुना आप लोग बहुत पैसा देते हैं। देवेंद्र ने हंसकर कहा, किसने कह दिया तुमसे कि हम फिल्म वाले हैं? हम तो तुम्हारे ही जैसे पहाड़ी हैं। झूठ बोल रहे हैं ईजा। अब साक्षात लव कुश ही जैसे धनुष बाण लिए सीना ताने महावीर से मोर्चा लेने बाहर निकल आए। फिल्म के लोग हैं, इनके झोले में फोटक खींचने की मशीन भी है। अच्छा, खड़े हो जाओ तुम दोनों। कालिंदी ने हंसकर कैमरा निकाल लिया। आओ तुम्हारे फोटो खींच दें। बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही हूँ बाबू साहब, उसने फटे पिछौड़े से आंखें पोंछकर कहा। कौन कहेगा ये उनकी माँ थी? कलम की सी लिखी आकृति, गोरा रंग और हर बोल के साथ कांपते होंठ। किसी तरह कूट पीस कर इनका पेट पाल रही हूँ। बाप नहीं है, इसी से गजब के उपद्रवी बन गए हैं। मेरा एक भाई यहीं ढोली है, शादी ब्याह में ढोल बजाने के साथ साथ दर्जी का काम भी करता है। वही साल में एक जोड़ी कपड़ा इनके लिए सिलकर दे जाता है। पर इनके बदन में तो कांटे हैं आमा। अब देखो, साल भरी में क्या गत बना दी है इन्होंने। एक वर्ष में एक ही जोड़ी कपड़े, उस पर भी वो अबोध उनके फट जाने का रोना रोए जा रही थी। एक नहीं सुनते ये छोकरे, मुझे तो कुछ समझते ही नहीं। घर में कोई मर्द होता तो डरते भी। उस पर मामा ने भी सर चढ़ा लिया है। भीम सिंह गजय सिंह जन्नी के मुख से अपनी कीर्ति सुन एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। चलते चलते अन्नपूर्णा थैले से 100 का नोट निकाल कर उसे थमाने लगी तो वो पीछे हट गई। न हो आमा, कभी तुम्हारा कोई काम तो किया नहीं, इतनी बड़ी रकम कैसे ले लूं? तूने मुझे आमा कहा है ना, नहीं लेगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। इनके लिए मेरी ओर से कपड़े बनवा देना और खूब जलेबी खिला देना। अन्ना ने जबरन नोट उसके हाथ में थमा उसकी मुट्ठी बंद कर दी। दोनों भाई तत्काल माँ की बंद मुट्ठी खोलने एक साथ झुक गए। कुतुक दे एजा, कुतुक। अर्थात कितना दिया माँ, कितना? शीला ने हंसकर 10-10 के 2 नोट उन्हें भी थमा दिए तो वे तीर से भागे कि कहीं माँ न छीन ले, और वो भी उनके पीछे उसी वेग से भागी। नाश है जाल तुमर छवारो, बाग वही जा तुमन, ला नोट ला। अर्थात तुम्हारा नाश हो छोकरों, तुम्हें बाघ ले जाए। लाओ नोट इधर दो। पहाड़ की यही दरिद्रता मुझे कभी कभी बुरी तरह झंझोड़ देती है चढ़ी। देवेंद्र ने एक लंबी सांस लेकर कहा। यहाँ से 2-2 मुख्यमंत्री प्रदेश के स्वर्ण सिंहासन पर बैठे। न जाने कितनों ने मंत्री पद भोगा, कितने संसद सदस्य बने, पर क्या कभी पहाड़ के इस दलित दरिद्र वर्ग के लिए कुछ कर सके? कत्यूर की ये घाटी ही शायद अभिशप्त है। ये 2 दर्जन श्रीहीन घर तू देख रही है, ये सब राजमहलों के पत्थरों से बने हैं। यहाँ कभी सोने के सिंहासन पर बैठ राजा रानी चौपड़ खेलते थे। ये जो पत्थर का चबूतरा देख रही है, वो था रानियों का अंतर महल। कत्यूरी राजा वीरदेव मीलों दूर हथछिना का ताज़ा मीठा पानी अपनी प्रजा की लंबी कतार घंटों खड़ी कर हाथों हाथ नित्य अपने पीने के लिए मंगवाता था। आज भी उन अत्याचारी निरंकुश राजाओं के अत्याचार की गाथाएं यहाँ के मंदिर में गाई जाती हैं। हंकारो तुम्हारो बाबा, जिन ऊंचा गढ़ नीचा बनाया। हंकारो तुम्हारो बाबा, सुलटी नाली ले लिछा, उल्टी नाली रैर छा, तरुणी तिरिया रुणनी दीना, वरुणी बाकरी जीवनी दिना, महाराजन के राजा पेड़ पर फल हूणनी दीना। अर्थात हंकारा हो बाबा, जिन्होंने ऊंचे गढ़ों को नीचा बना दिया। सीधी नाली अनाज मापने का पात्र से अनाज उगाते हो, उल्टी से हमें देते हो। तुम्हारे राज में तरुणी तिरिया और वरुणी बकरी रही कहाँ पाती है? हे महाराजों के राजा, पेड़ पर फल फूल भी तो तुम नहीं रहने देते, तुम्हारा हंकारा हो। आज के राजा भी तो यही कर रहे हैं।
उसने भी तो आज तक चौपड़ी खेली है और शतरंज के मोहरे बनी है पहाड़ की सरल जनता। झूला पुल को झूले से हिलाती उनकी बस चली तो कालिंदी ने देखा भीम सिंह गजय सिंह नदी के पत्थर पर बैठ परम तृप्ति से बीड़ी फूंक रहे हैं। उदार टिप का सदुपयोग करने में उन्होंने विलंब नहीं किया था। हाय मामी, देखो 8 साल के भी नहीं हुए होंगे अभी और देखो कैसे फकाफक बीड़ी पी रहे हैं। तुमने उनकी माँ को नोट दिए होते शीला, मैं तुम्हें टोकने जा रही थी पर तब तक तुम उन्हें थमा चुकी थी। मैंने इसी से उनकी माँ को दिया, सोचा था जाने से पहले मंदिर में भगवती को चढ़ाऊंगी। वैसे भी पुजारी के पेट में जाता, इससे तो अच्छा है उनके पेट में जाए। मेरा तो मन करता था मामा उन्हें अपने साथ दिल्ली उठा ले जाऊं और किसी स्कूल में भर्ती करा दूं। ऐसी गलती कभी ना करना चढ़ी। इन्हें चर्बी बहुत जल्दी लगती है। पढ़ते तो क्या, साल भर में तुझे पढ़ा देते, पर दोष तो हमारा ही है। हमारे स्वार्थ ने ही तो इनका भविष्य बिगाड़ा है। हम ही ने तो इनका वर्गीकरण कर दिया है। भनमजुआ मतलब बर्तन मलने वाले। लड़की ब्याह कर ससुराल गई तो उसका हाथ बटाने एक पहाड़ी छोकरा भेज दिया। मित्रों ने आग्रह किया तो उनके लिए एक अदद पहाड़ी छोकरा भेज दिया। मैं जब कभी दिल्ली से पहाड़ आता, ना जाने कितनों ने मुझसे कहा आप जब आएँ तो प्लीज़ एक छोटा सा लड़का हमारे लिए भी ले आइएगा। यानी पहाड़ी लड़के ना हो गए, यहाँ की बाल सिंघौड़ी मिठाई हो गए, निखालिस खोए की तरह और बेहद सस्ती। ऐसा मत कह देवी, हमारे बाबू ने क्या ऐसा ही किया था। बाबू की बात छोड़ दो दीदी, अब उस मिट्टी से मूरत गढ़ना विधाता ने भी छोड़ दिया है, बिकती जो नहीं। लंबा रास्ता देखते ही देखते कट गया, पर कालिंदी उन जुड़वां देवदूतों के भोले चेहरे और उनकी युव जननी की करुण मुख मुद्रा भूल नहीं पा रही थी। उतना बड़ा फ्लैट था उसका, उन तीनों को बड़े आराम से अपने साथ रख सकती थी, किंतु अपनी ही समवयस्नी उस पूर्ण यौवना सुंदरी युवती को वो अपने पीछे अकेली उस निभृत फ्लैट में छोड़ सकेगी। इधर उधर घूमने में समय पंख लगाकर उड़ गया था। कुछ ही महीनों में कालिंदी मामी और अम्मा में आश्चर्यजनक परिवर्तन देख रही थी। परिवेश के साथ साथ शीला मामी ही नहीं, मामा भी एकदम बदल गए थे। प्रत्येक शहर का व्यक्तित्व मनुष्य के व्यक्तित्व पर भी अपनी छाप अवश्य छोड़ देता है, ये वो समझने लगी थी। वो यहाँ आकर स्थायी रूप से बस गई तो वो भी शायद उन्हीं की तरह बदल जाएगी। मामी को उसने कभी घर की धुली मुड़ी तुड़ी साड़ी पहने नहीं देखा था। अम्मा को भी नित्य स्वच्छ कड़ी कलफ की गई झक सफ़ेद साड़ी पहनने का अभ्यास था। मामी तो सदा ही ढंग सलीके की साज सज्जा में संवरने पर ही कमरे से बाहर निकलती थीं। चूड़ी, कार्डिगन, चप्पल सब कुछ मैचिंग। मजाल है जो परिपाटी से बांधे गए जूड़े का एक बाल भी इधर से उधर हो। उधर मामा तो जन्म से ही साहबी रुचि के व्यक्ति थे। पायजामा कुर्ता ही क्यों ना हो, पर न कहीं सिकुड़न न शिकन। वर्दी के तो कहने ही क्या, एक एक पीतल के बटन स्टार चमकाते अर्दली पसीना पसीना हो जाते, फिर भी मामा को संतोष नहीं होता। रगड़ कर चमकाओ, क्या खाना नहीं खाया है आज? वे अनुचरों को डांटते। एक तो पहले ही वे रौबदार अफसर के रौब से थरथर काँपते थे। उसने उन्हें कभी मातहतों के सामने हंसते नहीं देखा था। एक दिन न जाने किस बात पर उन्हें अपने स्टेनो के सामने हंसी आ गई थी और कालिंदी ने अपने कमरे में सुन लिया। स्टेनो बाहर खड़े संतरियों से हंसकर कह रहा था, आज बचकर रहना तुम सब, बीरबल को भी हंसी आ गई है आज, ये अच्छा लक्षण नहीं है। वही मामा अब एकदम पहाड़ी बन गए थे। सिर पर लपेटा मफलर, पायजामा के पांचों पर फुअड़, दुस्साहस से चढ़े गर्म मोजे, मुट्ठी में बंधे सिगरेट के ठेठ पहाड़ी दमे और बार बार नाक पर ढुलकता चश्मा। यद्यपि शीला मामी और अम्मा का सामाजिक दायरा अब उतना संकुचित नहीं रहा था, फिर भी बीच बीच में दोनों की आंखों में समृद्ध अतीत के प्रति अनुरागपूर्ण खिंचाव उसने देख लिया था। कहाँ दिल्ली का वो जीवन और कहाँ अल्मोड़ा की ऐसी नीरस दिनचर्या। हो सकता है उसे ही वो नीरस लग रही हो, क्योंकि दिन भर महिलाओं की गप गोष्ठी जमती तो मामी और अम्मा को देखकर लगता उन्हें भी आनंद आ ही रहा है। एक वो ही लाग बुलाने पर भी अपने कमरे में बैठी पढ़ती रहती। धूप निकलती और मामा घूमने निकल जाते और अम्मा अपने लिए नित्य नवीन काम जुटा लेती। कभी कभी मुंगौड़ी डालने का कार्यक्रम, कभी स्वेटर, दस्ताने, मोजे, मफलर बिनने का। नित्य मिलने वालियों की अनंत भीड़ पहले तो मंगल शनिवार का परहेज करती थी। इन 2 मनहूस दिनों में केवल गमी में ही कहीं जाने की पुरानी पहाड़ी प्रथा थी।
पर फिर वो बंधन भी स्वेच्छा से तोड़ दिया गया। अब कैसा मंगल और कैसा शनि, अब रोज ही आते हैं तो कैसा विचार, हम तो भाई नहीं मानेंगे ये ढकोसले। स्टील के गिलासों में गर्म चाय सुड़कती मिलने वालियां एक से एक नवीन स्कैंडल की पोटलियां खोलने लगतीं तो अकेले कमरे में पड़ रही कालिंदी को भी हंसी आती। किसकी लड़की को दिल्ली जाते ही ऐसे पर लग गए हैं कि अब अपने रिश्ते के मामा से ही विवाह करने जा रही है। ए हो अन्ना दीदी, तुमने सुनी है कभी ऐसी अनहोनी? दूसरी अम्मा के उत्तर देने से पहले ही उसकी जिज्ञासा का अंत कर देती। क्यों, इसमें सुनने की भला कौन सी बात है? उसकी माँ ने भी तो ऐसा ही किया था। सगे मौसेरे भाई से ही तो विवाह कर हमारी बिरादरी की नाक कटाई थी, वही आज बेटी भी कर रही है। खूब थप्पड़ मारा था पहाड़ियों को। संबंध संबंध, ऊंची धोती छोटी धोती, यही सब विचारने में दिन पर दिन सयानी हो रही बेटियों की उम्र भूलते जाएंगे तो यही होगा। जब तुम माँ बाप होकर वक्त पर अपनी बेटियों के लिए घर वर नहीं ढूंढोगे तो फिर वो क्या भूखी रहेंगी? पढ़ी लिखी हैं, खुद ढूंढ लेंगी। एक पल को उस मुखरा नारी ने सबके मुंह बंद कर दिए। एक सहमी चुप्पी के बीच केवल स्वेटरों की सिलाइयाँ चलती रहीं, खट 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 खट। फिर उसी पार्वती बुआ ने खिल्ल से हंसकर बर्फ की सिल्ली तोड़ दी। सुनो री चेलियों, तुम्हें एक मज़ेदार बात बताऊं। हमारे पहाड़ की एकदम सच्ची घटना है। मेरी नानी थी षटकुली ब्राह्मणों की बेटी, ऊंचा कुल और वैसी ही ऊंची नाक। सुना उन्हीं झंझाड़ के जोशियों ने सैकड़ों वर्ष तक कुमाऊं के राजा रजवाड़ों को शतरंज की गोटों सा नचाया है। जैसी ही बुद्धि वैसा ही रियासती चातुर्य। अब दीवानों की इकलौती बेटी मेरी नानी को अपनों से छोटे कुल में कैसे ब्याहा जाता? बहुत ढूंढने पर मेरे नाना जुटे। कुल में अव्वल सारस्वत ब्राह्मण, मंडलिया के पांडे, नाम के जागीरदार पर घोर दरिद्र। कभी पूरा परिवार भट्ट के बीज ही भून खा पानी पी सो जाता, कभी चावल का मांड। धीरे धीरे वो भी नहीं रहा। एक दिन जंजाड़ के दीवान पुत्री की कोई कुशल ना पाकर स्वयं उसकी खोज खबर लेने पहुँचे। पूरे 3 साल बीत गए थे पर काली पार ब्याही गई उनकी नाजों से पली पुत्री का कोई समाचार नहीं मिला था। दिन डूबे पहुँचे तो देखा एक बड़ी सी कढ़ाई में सोंठ सी सूख गई उनकी बेटी भांग के बीज भून रही है। आहा, कैसी सुघड़ सुंदर बेटी थी उनकी, और कैसे दिया लेकर उन्होंने उसके लिए ये ऊंचे संबंध का ऊंचा कुल ढूंढा था। पर ये क्या, भांग के बीज तो कुमाऊं के विपिन दरिद्र परिवार भूंज कर खाते हैं। क्या कर रही है चेली? उन्होंने कंठ के गहवर को घुटक कर पूछा। बाबू संबंध भुन खांडियों, अर्थात बाबू संबंध भूज कर खा रही हूँ। और फिर उस महिला गोष्ठी की सम्मिलित ठाके की गूंज बड़ी देर तक गूंजती रही थी। वो भी तो यही कर रही थी। कालिंदी के होठों को स्वयं ही एक खिन्न स्मित ने विकृत कर दिया था। वो भी तो संबंधी भूंज कर खा रही थी और शायद जीवन भर यही करती रहेगी। उसके लिए भी तो दिया लेकर ही ऊंचा कुल ढूंढा गया था। यही कारण था कि वो मामी के बुलाए जाने पर भी बाहर जाकर उनकी महिला गोष्ठी में भाग नहीं लेती थी। एक ही बार गई तो महिलाओं की कौतूहली दृष्टि ने उसे छेद कर रख दिया था। उसका अतीत उनसे निश्चय ही अब तक छिपा नहीं होगा। फिर क्यों वहां जाकर स्वयं उनकी जिज्ञासा को झकझोरे कि आ बैल मुझे मार। पर कभी कभी कोई उसी भीड़ से बड़े दुस्साहस से निकल सीधे उसके पास चली आती। भाई सुना तुम डॉक्टरनी हो, अब तुमसे क्या छिपाएं, कमर में बड़ा दर्द है हमारे, और कुछ पछी मतलब दिन चढ़ना भी हो गए हैं हम। अब इस उम्र में ये हालत हमसे सही नहीं जाती। अभी पिछले महीने बिटिया ब्याही है, दामाद को क्या मुंह दिखाएंगे हम। छुटकारा दिला दो बच्ची। और कालिंदी जहाँ तक होता उनकी सहायता करती। उन्हीं में से एक उससे पेचिश की दवा मांगने आई तो रोग मुक्त होने पर नित्य ही आने लगी। बड़ी बड़ी शरबती आँखों, सुतवा नाक और छरहरी बेंत सी लचीली देह की स्वामिनी वो हंसमुख सुंदर सरोज कालिंदी को बहुत अच्छी लगती थी। विवाह को साल भर भी नहीं हुआ था कि ससुराल वाले उसे सदा के लिए मायके पटक गए थे। अभी उसकी पीठ पीछे 3-3 कुंवारी बहनें ब्याहने को बैठी थीं। दमे के मरीज, चिर रुग्ण पिता कचहरी में अर्जी नवीस थे। सरोज 20 वर्ष की थी पर दूर से दिखने पर 16 की ही लगती थी। आश्चर्य की बात तो ये थी कि इतना बड़ा आघात पाकर भी वो लड़की सदा हंसती रहती। विषाद की सामान्य रेखा भी उस चारु चंद्र की हंसी को विकृत नहीं कर पाई थी। कुमाऊं की अधिकांश कुंवारी कन्याओं की भांति वो भी विवाह पूर्व बीटी कर चुकी थी। कालिंदी अब तक कितनी कुंवारी लड़कियों से मिली, उसे अपने एक ही प्रश्न का एक ही उत्तर मिला था। क्या कर रही हो? बीटी।
ये बेचारी भी उसी बिरादरी की थी। जानती हो दीदी, वो फिर हंस हंस कर उससे कहने लगी थी, मैं जब बीटी करने का फॉर्म भरने गई तो मेरे मामा बोले, अच्छा तो तू भी बीटी कर रही है? ये अल्मोड़े का बीटी ना हो गया, को जेड बीट, कौवे का बीट हो गया। जहाँ देखो वहीं बीटी, या तो कर रही है या कर चुकी। सरोज के पिता उन भाग्यशाली जनकों में से थे जिन्हें दामाद ढूंढना नहीं पड़ता, स्वयं दामाद उन्हें ढूंढ लेता है। लड़का विदेश में है, केवल फेरे लेने भारत आएगा और सप्तपदी संपन्न होते उनकी पुत्री को लेकर 7 समुद्र पार उड़ जाएगा। यही सुनकर बेचारा सरल कुमाऊनी ब्राह्मण परम संतुष्ट हो गया था और बिना किसी पूछताछ के कुश कन्या थामे आंखें मूंद धड़ाम से कुएं में कूद गया था। बड़ी लड़की ठौर ठिकाने लग गई तो बची खुशी बेटियां भी उसके हाथ पकड़ विवाह बैतरणी पार कर ही लेंगी। उनसे कहा गया था कि वे केवल कुश कन्या लेकर ही दिल्ली पधारें, वहीं एक होटल में दिन ही दिन में विवाह संपन्न हो जाएगा। संस्कारशील ब्राह्मण का माथा ठनका था। विवाह जैसा पावन संस्कार भी क्या प्रेशर कुकर में चुटकियों में पकने वाली दाल बन गया है, वो भी कुमाऊं में, जहाँ गोधूल में द्वाराचार संपन्न किया जाना विवाह का एक अनिवार्य नियम है। सप्तपदी पूर्ण होने पर कैसे देखेगी उनकी पुत्री आकाश के उस तारे को? पर क्या करते, सबने समझा बुझा कर उन्हें राजी कर लिया। अब तो पहाड़ों में यही सब हो रहा है, दिन ही दिन में विवाह निपटाए जा रहे हैं। आप ही क्या ऐसा पहली बार कर रहे हैं? विवाह के दूसरे ही दिन वर वधू के फुर्र से विदेश उड़ जाने की बात उनसे कही गई थी, पर जब उड़ने का समय हुआ तो चिड़ा अकेले ही फुर्र से उड़ गया। चिड़िया चोंच फैलाए देखती रही। वीज़ा की जटिलता से नई नवेली को परिचित करा, वर ये कहकर उसके आंसू पोंछ गया था, वीज़ा बनते ही वो उसे बुला भेजेगा। पर नियति तो मुंह में आंचल ठूंसे हंस रही थी। पुत्र को एयरपोर्ट पहुंचाकर पिता लौटे तो छाती पर हाथ धरे देहरी पर ही हाय राम करके ढेर हो गए। डॉक्टरों ने कहा जबरदस्त दिल के दौरे ने ही उनके प्राण ले लिए हैं। सरोज की सास ने फिर मृत पति की निष्प्राण देह पर पछाड़े खा खा कर बार बार एक ही कसम खाई थी, वो अब इस अलक्षणी बहू का मुंह कभी नहीं देखेगी। अभी तो उसने घर में पैर रखते ही ससुर को ले लिया था, कहीं वो उसके इकलौते बेटे को भी ना निगल ले। तत्काल उसे नाइट बस से ही पिता के साथ खोटे सिक्के सा लौटा दिया था। वो दिन और आज का दिन, सरोज ने आंखें पोंछकर कालिंदी से कहा था, न मेरे ससुराल वालों ने मुझे कभी बुलाया, ना बाबू ने ही मुझे वहाँ भेजने की बात उठाई। मेरा सारा गहना बर्तन सब कुछ उन्हीं ने रख लिया। और तुम चुप रहीं? कालिंदी का खून खौल उठा था। मैं क्या करती दीदी, मैं जब आई तो मेरी सास ने कहा था, खबरदार जो अब इस घर में कभी पैर भी धरा टांगे तोड़ दूंगी तेरी। बाबू कहते हैं तू पढ़ी लिखी है, कहीं ना कहीं तो नौकरी मिल ही जाएगी, पर कहाँ मिल रही है नौकरी? कब से तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखा है, जब इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं जाती हूँ, पर कौन देगा मुझे नौकरी? ना कोई सिफारिश करने वाला है, ना बाबू के पास इतनी रकम की घूस दें। सरोज से अम्मा का बिरादरी का रिश्ता भी था। भाग्य है बेचारी का, अम्मा ने कहा था, कैसी प्यारी सूरत है और गाने नाचने में इसकी टक्कर की अल्मोड़े भर में कोई दूसरी नहीं जुटेगी। मजाल है पहाड़ की शादियों की एक भी रत्याली मतलब रत जगह इसके बिना जम जाए। छटंकी भर तो मांस है देह में, पर नाचती है तो रात भर नाचती चली जाती है। कहते हैं इसे पूरे 100 बनने घोड़ियाँ याद हैं। कालिंदी को सरोज इसलिए भी अच्छी लगती थी कि उसके जीवन को भी नियति ने उसी निर्ममता से झंझोड़ा था जैसे उसके जीवन को। अंतर इतना था, जहाँ कालिंदी ने सिर उठाकर उस अधूरे विवाह के आघात को बड़ी हिम्मत से झेल लिया था और झेल रही थी, वहीं पर बेचारी सरोज को वो आघात बुरी तरह क्षत विक्षत कर संसार से विरक्त कर गया था। कभी कभी सोचती हूँ दीदी, कैची चली जाऊँ। नीम करौली बाबा के उस आश्रम में बड़ा सुख है, बड़ी शांति, और फिर मेरी माँ सिद्धि माई की पुरानी सहेली रह चुकी हैं। अच्छा दीदी, तुम तो बहादुर हो, सुना है तुमने अपने लोभी ससुर को थप्पड़ मार कर अपनी बारात लौटा दी। कालिंदी को उसका भोला मुंहफट प्रश्न हंसा गया। नहीं, थप्पड़ तो नहीं मारा, हाँ बारात जरूर लौटा दी थी। ठीक किया तुमने, पर जानती हो, उसका स्वर सहसा गहन नैराश्य में डूबकर धीमा पड़ गया। मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा कभी नहीं करती। अच्छा सरोज, कालिंदी ने उसे गुदगुदाने की चेष्टा की थी, तूने अपने दूल्हे को देखा था, अब कहीं दिखा तो तू पहचान लेगी उसे। क्यों? तुमने अपने दूल्हे को देखा था दीदी, अब मिला तो पहचान लोगी।
उसने हंसकर जवाबी हमला किया तो कालिंदी सकपका गई। इस दुस्साहसी प्रश्न के लिए वो प्रस्तुत नहीं थी। यद्यपि वो समझ गई थी कि उस भोली लड़की के उस प्रश्न के पीछे उसे आहत करने का कोई कुटिल प्रयास नहीं है, फिर भी वो चुप रही। अनमनी दृष्टि उसने खुली खिड़की की ओर घुमा ली। फिर उसके पूछे गए पहले प्रश्न का उत्तर सरोज स्वयं ही देने लगी। पहचानूंगी कैसे नहीं दीदी, पूरी रात तो हम साथ ही रहे थे। फिर उनका ऊंचा डील डॉल चेहरा, हंसी, सब कुछ ही तो एकदम अलग है, सबसे अलग। कह रहे थे हमारे पुरखे कान्य कुछ ब्राह्मण थे, राजगुरु। एक बार कलमटिया में लकड़ी नहीं मिली तो राजा के भंडार से लोहा लेकर ही उनके पुरखों ने होम कर दिया। राजा के संतरियों से होम करने लकड़ी मांगी और उन्होंने मजाक में लोहे के डंडे थमा दिए। इनके पुरखे पांडे जी थे महातांत्रिक, उन्होंने लोहा ही झोंक दिया। बस धू धू कर लकड़ी सी ही लोहे की डंडियां सुलग उठीं। तभी से वो मिट्टी काली पड़ गई और नाम हो गया कलमटिया। सचमुच ही मीलों तक लंबी अल्मोड़े की सड़क अब भी काली है। वो सरोज के साथ ही तो काशार देवी के उस प्राचीन मंदिर के दर्शन को उसी सड़क पर चलकर गई थी। जानती हो दीदी, यहाँ से कुछ ही दूर एक प्रसिद्ध धारा भी सिरीकोट का धारा, वो भी तेरे पुरखों का बनाया है क्या? हंसकर उसने पूछा तो उसने गंभीर स्वर में कहा, और नहीं तो क्या। सुना है वर्षों पूर्व यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं था। हमारे पुरखे श्री वल्लभ जी की स्त्री एक दिन सिर पर घड़ा धर बड़ी दूर से पति की पूजा के लिए पानी लाई तो उन्होंने कहा, तू सिर पर घड़ा धर कर पूजा का पानी लाई है, ये पानी तो अब भ्रष्ट हो गया है। उनकी पत्नी को भी गुस्सा आ गया, बोली, ऐसे ही तांत्रिक हो तो खुद पानी पैदा कर लो ना। पंडित जी ने वहीं पर कुश उखाड़ा और मीठे पानी का झरना फूट निकला। वही अब श्री वल्लभ जी का धारा कहलाता है। हाय, ऐसा मीठा ठंडा पानी है जैसे मिश्री घुली हो। पटिया, कसून, पिलिक, भैसौंडी, अनूप शहर, सब जगह हमारे इसी पांडे वंश की शाखाएं तो अब भी फैली हैं। तभी तो बाबू कहते हैं। वो फिर अधूरा ही वाक्य छोड़ चुप हो गई। क्या कहते हैं? कुछ नहीं। बता ना सरोज, मुझे ये सब सुनना बड़ा अच्छा लग रहा है। कहते हैं हमारे पुरखों ने कभी पत्थर फोड़कर पाषाण भेदी जलधार बहाई है, राजा भगीरथ की तरह, और आज हमारा ही अनाचार हम ब्राह्मणों के ब्रह्म तेज को सुखा गया है। नहीं तो श्री वल्लभ के कुल की निरपराध कन्या को क्या ऐसे कोई मायके में पटक जाता है? बाबू कहते हैं ना आप कोई सूतक मतलब अशौच मानता है, ना नातक मतलब शिशु जन्म की छूत। अभी मेरे कक्का ख़त्म हुए, उनके बेटों ने बाल भी नहीं उतरवाए, बस कलम छाँट ली। उधर बाबू ने उनके मरने के पूरे 10 दिन बाद तक हमें न कपड़े बदलने दिए, न सिर में तेल ही डालने दिया। मैं तो चुप रही, पर छोटी कभी चुप रह सकती है? कहने लगी, कक्का के दोनों बेटे तो कल जुल्फे फटकार कर वेदा के होटल में प्याज की पकौड़ियाँ भकोस रहे थे। तुम बस हमें ही दबाते हो, उनसे कुछ क्यों नहीं कहते? चुप कर, बाबू ने उसे वहीं चीर कर धर दिया था। उनकी करनी उनके साथ, हमारी हमारे साथ। दीदी एक बात पूछूं? पूछना। सच बताना दीदी, तुम जादू टोने में विश्वास करती हो? कैसा जादू टोना? सरोज का चेहरा एक पल को लाल पड़ गया। फिर सिर झुकाकर वो कहने लगी, सुना है चितई के मंदिर की किसी गुफा में एक कनफटा सिद्ध आए हैं। मन की बात कहे बिना ही जानकर वो सब मुरादें पूरी कर देते हैं। ओह, तेरी मुराद क्या है री? जहाँ से पटकी गई है वहाँ लौटकर फिर पटके जाने की? उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। छी छी सरोज, कौन कहेगा तू पढ़ी लिखी है? मेरा किसी ने ऐसा अपमान किया होता तो मैं वहाँ थूकने भी नहीं जाती। तुमने तो अपने दूल्हे को देखा भी नहीं है दीदी, पर मैंने तो उसे देखा है ना। मूर्ख है सरोज तू। ऐसा ही था तो वो आज तक तुझे लिवाने क्यों नहीं आया? तो चली जाना उस सिद्ध के पास, जाती क्यों नहीं? क्या पता वशीकरण उच्चाटन से तेरे पति को तेरे पास खींची लाए। उसके स्वर का व्यंग सहसा सरोज को तिलमिला गया। कैसे जाऊं अकेली? सुना है मंदिर के पिछवाड़े किसी धर्मशाला के खंडहर में धुनी रमा कर बैठते हैं। भाग्य अच्छा हो तो मिलते हैं, नहीं तो लाख सर पटकने पर भी दर्शन नहीं देते। तुम चलोगी दीदी? तुम्हारे गुण जीवन भर नहीं भूलूंगी। उसने गिड़गिड़ा कर कालिंदी के दोनों पैर पकड़ लिए। अरे पगली, क्या करती है? अच्छा जा, मैं चलूंगी तेरे साथ। ऐसे भंड साधु बाबाओं से मैं नहीं डरती। न्याय देवता चितई मंदिर के ग्वाल देव की तो उसे अम्मा ने कितनी कहानियां सुनाई थीं। कैसे वे निर्दोष व्यक्ति की फरियाद की अर्जी मंदिर में लटकते ही उसे फांसी के फंदे से मुक्त कर देते हैं।
कितने निर्दोष सरकारी अफसरों के सस्पेंशन की उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं, आदि आदि। इसी बहाने उस प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर के दर्शन भी कर लेगी। भोर होते ही दोनों बिना अम्मा मामी को साथ लिए निकल गई थीं। छोटे से देवालय में न द्वार थे न खिड़कियां। नन्हे से गोल देवता के सम्मुख अखंड घृत ज्योति जल रही थी। बाहर लगे सैकड़ों कृतज्ञ भक्तों की चढ़ाई छोटी बड़ी घंटियों को हवा के मृदु झोंके निरंतर ठुनका रहे थे। टुन टुन टुन। एक और अर्जियों का मोटा पुलिंदा लटक रहा था। इस अद्भुत देवता के दरबार में क्या वो अपनी अर्जी भी लटका दे? नहीं, वो किसी से दया की भीख नहीं मांगेगी, इन न्यायप्रिय देवता से भी नहीं। पर फिर आंखें मूंद कर उसने मन ही मन अपनी अर्जी लटका ही दी थी। हे गोलदेव, मैं निर्दोष हूँ, मैंने अन्याय नहीं किया, अन्याय मेरे साथ हुआ है। फिर दोनों ने बड़ी देर तक भटकने के बाद उस कनफटे सिद्ध की खंडहर धर्मशाला को ढूंढ ही लिया था। गांजे के कड़वे धुएं के विचित्र गंध ने ही उन्हें उसका संधान सूत्र थमाया था। घना घुप अंधेरा देख पहले दोनों उस गोलाकार गुहाद्वार पर ही थमक कर खड़ी रह गईं। भीतर से अस्फुट मंत्र जाप की गुनगुन स्पष्ट सुनाई दे रही थी, जैसे किसी मधुमक्खी के छत्ते के भीतर असंख्य मधुमक्खियां भनभना रही हों। बेहद घबरा गई सरोज, अपनी खांसी का दौर रोक नहीं पाई और उसे सुनते ही भीतर से बादल किसी भीम गर्जना हुई। कौन है? और कालिंदी ही पहले निर्भीक कदम रखती सीधी धूनी के पास जाकर खड़ी हो गई। पीछे पीछे डरती डरती सरोज। सकरे कमरे को एकमात्र जलती धूनी की लोही आलोकित कर रही थी। न कोई बत्ती जल रही थी न लालटेन। कौन हो तुम लोग? कहाँ से आई थीं? काली भुजंग सी देह पर था राख का प्रगाढ़ प्रलेप और भयंकर रूप से उलझे जटाजूट का जूड़ा शिथिल होकर गर्दन पर ढलाया था। दोनों आंखें अंगारे सी लाल लाल दहक रही थीं। कालिंदी ने देखा उसके कानों में लटके भैंसे के सींग के बड़े बड़े कुंडल कानों की लोड़ी चीरते ऐसे झूल रहे थे जैसे अभी अभी नीचे गिर पड़ेंगे। कान पर एक बड़ा सा मस्सा उस अमानव चेहरे को और भी भयावह बना रहा था। संध्या घनीभूत हो रही थी और उस नितांत निर्जन अरण्य में दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं चहक रहा था। वो नंगा अवधूत यदि हाथ पकड़ दोनों को अपने कंबल पर पटक दे तो कोई उनकी चीख भी नहीं सुन पाएगा। सरोज चल, उसने फुसफुसा कर कहा और उसका हाथ खींचा। कैसी मूर्खता कर बैठी थी वो, जो इस अंधविश्वासी लड़की के कहने पर यहाँ चली आई थी। मामा सुनेंगे तो क्या कहेंगे? कनफटे सिद्ध ने कठोर दृष्टि से दोनों को देखा, फिर बड़ी अवज्ञा से मुंह फेर हाथ की चिलम मुट्ठी में बांध आंखें बंद कर लंबा दम लगाकर जोर से हुंकारा लगाया। जय गुरु गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जय चौरंगीनाथ, बटुकनाथ। क्यों री लड़की, बोलती क्यों नहीं? गूंगी हो क्या? महाराज, सरोज ने कांपते स्वर में कहा और फिर उसी संबोधन ने उसके साहस को पराजित कर दिया। बाबा ने हुंकारा लिया और हाथ की चिलम राख में रोप दी। बोल, क्यों आई है? टंट घंट, उखेद भेद, मतलब उखाड़ फेंकना, प्रभाव मोचन। बोलती क्यों नहीं? मैं बताती हूँ। कालिंदी का अहंकार दीप्त स्वर सुन बाबा के भस्म पुते ललाट में प्रच्छन्न क्रोध की रेखाएं उभर आईं। इसे इसके पति ने छोड़ दिया है। कालिंदी ने अपना वाक्य पूरा किया और दोनों हाथ पीछे बांधे निर्भीक मुद्रा में खड़ी हो गई, जैसे कह रही हो मैं तुमसे नहीं डरती। अवधूत की दोनों दहकती आंखें इस बार ठीक कालिंदी के चेहरे पर निबद्ध हो गईं। कालिंदी को लगा सचमुच ही किसी ने चिमटे से उठाकर दो जलते अंगारे उसके ललाट पर धर दिए हैं। वो चिहुक कर पीछे हट गई। अवधूत के घनी मूंछों से ढके होठ एक पल को व्यंग से तिर्यक हो गए। और तू, तेरा पति भी तो तुझे छोड़ गया। क्यों? वैसे वो तेरा पति नहीं बन पाया था छोकरी। तूने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। अब क्यों आई है यहाँ? सरोज विस्फारित दृष्टि से एकटक बाबा को देख रही थी। कालिंदी को उस मर्मभेदी दृष्टि का तेज सहसा असह्य लगने लगा। ये कैसा अंतर्यामी अवधूत था? कहीं सरोज ने पहले कभी आकर उसकी गोपनीय फाइल तो उसे नहीं थमा दी थी? पर वो तो पहले ही उसे बता चुकी थी कि उसने कभी उनके दर्शन नहीं किए, उनकी सिद्धि की चर्चा ही सुनी है। कैसा अद्भुत सम्मोहन था उस हिप्नोटिक दृष्टि में। चाहने पर भी वो पलट कर भाग नहीं पा रही थी। क्या किसी अदृश्य कीलक से गाड़ दिया था उसे?
वो मामा से सुन चुकी थी कि ये भूमि योगियों के अधिवास के रूप में चिरकाल से प्रसिद्ध रही है। तंत्र मंत्र, जादू टोने और आचार अभिचारों में यहाँ के योगियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एटकिंसन जैसे विदेशी सुशिक्षित व्यक्ति ने भी स्वीकार किया है कि पूरा कुमाऊं ही ऐसे अनेकानेक रहस्यों से भरा है जिनकी विज्ञान भी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। कुमाऊं का पूरा गजेटियर ही तो उसने चाटा है। विच क्राफ्ट इन कुमायूं पढ़कर वो यही सब तो अपनी आंखों से देखना चाह रही थी। आज देखकर वो स्तब्ध थी, निर्वाक। दक्षिण गढ़वाल की धौला ओडियारी गुफा, जहाँ स्वयं गुरु गोरखनाथ ने तपस्या की। कजरीवन, जिसे गजेटियर ने सिद्धों का आवास बताया है। बूढ़ा केदार, जहाँ नाथों की समाधियाँ बनी हैं। सब घूम घूम कर देखना चाहती थी वो, पर आज इस रहस्यमय गुफा में पहुंचकर उसे लग रहा था भले ही आज उन सिद्धों की सिद्धि अपने विशिष्ट रूप में लुप्त हो चुकी हो, उसके अवशेष अभी भी विद्यमान हैं। इधर बैठो, अवधूत ने गरज कर कहा तो दोनों सहम कर एक साथ बैठ गईं। धूनी से चुटकी भर भभूत उठाकर बाबा ने दोनों के ललाट पर ऐसे दाबी कि लगा जैसे किसी अदृश्य स्क्रू ड्राइवर से छेद कर सीधे भेजे में पहुंचा दी है। फिर दोनों आंखें ऊपर ऐसे चढ़ा लीं जैसे पुतलियां अदृश्य हो गईं। भारी आवाज में बुदबुदाने लगा, ओम शरणागत नमो नमः, 5 पड़ी छठा नरैणा, कौरों को कौरूला, पर्वत की ह्यूंगला, बासुकी नागलोक की माता, शरणागत नमो नमः। फिर चील का सा झपट्टा मार उसने दोनों के बाल एक मुट्ठी में बांध ऐसे जकड़ लिए कि पल भर में यदि दोनों अपने हाथ जमीन पर न अड़ा लेती तो एक साथ शायद या तो बाबा की गोद में भरभरा कर गिर पड़ती या जलती धूनी में। पर अवधूत तो जैसे बहुत दूर किसी अन्य ही लोक में चला गया था। बालों की पकड़ क्रमशः और मजबूत होती जा रही थी, जैसे कोई जड़ से ही उखाड़े जा रहा हो। धूनी की जलती लकड़ी का प्रकाश भी सहसा बुझ गया। केवल दहकते अंगारों का ही धुंधला प्रकाश गहन अंधकार से जूझ रहा था। अवधूत का स्वर कभी ऊंचा होता, कभी क्षीण होकर बुदबुदाहट में खो जाता। 7 धारों की सांकरी करे, झार झराटा बूटे की छैल करे, उल्लू की आंख करे, सिटौले के पाँख करे, काड़ा बल्द की गोबर करे, जो बैरी करे सो बैरी मरे, जो जसा जले तिल जसा गले, जैका बाण होला तै की खान। जा भाग, तेरे शत्रु का बाण ही तेरे शत्रु का संहार करेगा। भाग भाग, पीछे मुड़कर मत देखना, कोई कुछ पूछे तो उत्तर मत देना। और फिर उस बलिष्ठ हाथ के धक्के ने दोनों को एक साथ बाहर पटक दिया था। एक दूसरे का हाथ पकड़े वे फिर बिना मुड़े बिना बोले हांफती कांपती सड़क पर ही आकर रुकी थी। कैसे घर पहुंचेंगे दीदी? सरोज का रुआंसा स्वर सुन कालिंदी को गुस्सा आ गया। कैसी डरपोक लड़की है ये, जब देखो तब सामान्य सी विपत्ति की आशंका से थरथरा कर हथियार डाल देती है। क्यों, क्या उड़कर जाएंगे यहाँ से? उसने झल्ला कर कहा। जाना तो पैदल ही है ना, चल जल्दी। मेरे तो पैर ही नहीं उठ रहे हैं, अभी तक कांप रही हूँ, देखो कैसा जोर जोर से कलेजा धड़का जा रहा है। उसने चट से कालिंदी का हाथ पकड़कर अपनी छाती पर धर लिया। अच्छा अच्छा, बकवास मत कर, चल जल्दी। कालिंदी फिर हाथ पकड़कर ही उसे अपने साथ खींच ले गई थी। लग रहा था मार्ग अनंत बन गया है। शहर की बिजली भी शायद चली गई थी। सकरी सड़क पर तेजी से आ रहे एक जीप से बचने ही दोनों ने दीवार पर पीठ सटा ली। चालक ने उन्हें उस निर्जन मार्ग पर देखकर ही जीप रोक दी। इतने अंधेरे में आप लोग कहाँ जा रही हैं? हम चितई के मंदिर दर्शन को गई थी, लौटने में देर हो गई, कालिंदी ने निर्भीक स्वर में कहा। कहाँ जाना है, चलिए मैं आपको छोड़ दूँ। इतनी देर से आप लोगों का इस सड़क पर पैदल जाना ठीक नहीं। आजकल अल्मोड़ा में सरेशाम लूटपाट हो रही है। चलिए बैठिए। उसने अपने पार्श का द्वार खोल दिया। कालिंदी ही पहले बैठी, कांपती सरोज बाहर ही खड़ी रही। बैठती क्यों नहीं? झुंझला कर कालिंदी ने उसे हाथ पकड़कर खींच लिया। दोनों एक ही सीट पर बैठी थीं। घेर घुमावदार मार्ग बार बार कालिंदी की देह को उस अपरिचित चालक की देह से सटाई दे रहा था। अंधेरे में वो चालक का चेहरा नहीं देख पा रही थी। कभी कभी अस्पष्ट आलोक में उसकी घनी पुष्ट काली मूछों की झलक ही उसे दिख रही थी। मार्ग अभी आधा भी नहीं कटा था। ये उदार चालक घर तक तो पहुंचा ही देगा। मार्ग भर डरपोक सरोज उसका हाथ कसकर पकड़ी थी। पता नहीं कौन था, कहाँ ले जाएगा। दीदी तो एक बार उसके कहने पर ही टुप से जीप में बैठ गई।
अभी कुछ ही दिन पहले तो गुंडे ऐसे ही प्राइमरी स्कूल की टीचर रंभा को जीप में उठाकर ले गए तो चौथे दिन ही बेचारी की नुची खुची लाश मिली थी। किंतु कालिंदी सतर निशंक निर्भीक मुद्रा में सतर्क तनी चालक को पथ निर्देश दे रही थी। उनके घर तक जीप नहीं जा सकती थी। आश्चर्य था कि बिना पूछे उस चालक ने ठीक जगह पर आकर जीप रोक दी। यहाँ से तो सीधी पगडंडी कालिंदी के घर तक पहुँचती थी और बगल में ही था सरोज का घर। उतरिए, चालक ने फिर हंसकर सिर पर बंधा मफलर उतार दिया। कालिंदी ने फिर उस मफलर विहीन हसमुख सुदर्शन चेहरे को एक पल में पहचान लिया। अरे बिरजू, तू पर कितना बदल गया है तू, ये तलवार छाप मूछें कब रख ली? फिर उसने बड़े स्नेह से चालक की पुष्ट भुजा थाम ली। मैंने तो तुझे देखते ही पहचान लिया था चढ़ी। अंधेरे में उसकी उज्ज्वल दंत पंक्ति विद्युत वाहिनी सी चमकी। पर मैं इस डर से चुप रहा कि तेरी सहेली ने पहचान लिया तो कहीं चलती जीप से ना कूद पड़े। चलना बिरजू, चाय पीकर जाना, अम्मा तुझे देखकर बहुत खुश होंगी। उसने बड़े अधिकार से उसके कंधे पर हाथ धरकर कहा। नहीं कालिंदी, तेरी अम्मा क्या, अल्मोड़े में किसी की अम्मा भी अपनी बेटियों के साथ मुझे देखकर खुश नहीं होंगी। अच्छा चलो। और वो एक बार फिर सतरंगी चौड़े मफलर में कच्छप सी मुंडी छिपा तेजी से जीप चलाता अंधेरे में विलीन हो गया। हाय राम दीदी, तेरे खुट पड़ूं, अर्थात तेरे पैर पड़ूं। किसी से मत कहना कि हम बिरजुआ के जीप में बैठकर रात घर लौटे। बाबू तो मुझे काट डालेंगे। क्यों? ब्रजेंद्र शाह उसके बचपन का साथी, जिसे उसने न जाने कितनी बार बाजार दौड़ाकर कभी काढ़ने का फ्रेम मंगाया है, कभी कढ़ाई की रेशमी लच्छियाँ और कभी मोहन धोबी की दुकान से ऊन। क्या कहाँ मिलता है एक उसी को तो पता था। लोहे के शेर के पास गजब का मीट मिलता है री। मिट्टी के सकोरे में 4 बोटी और लाल लाल शोरबा कुल 98 में। चूसने वाली हड्डी लो तो 51 और। वो वर्जित देव दुर्लभ सकोरा चाटने उसे बगवाली मतलब भाई दूज की सुदीर्घ प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, तभी तो हाथ में रकम आती थी। फिर मामाओं की अम्मा की तीक्ष्ण संधानी दृष्टि बचा वो 2 सकोरे मंगाती, एक लाने वाले बिरजू का कमीशन और एक अपने लिए। तिमिल के सघन वृक्ष की छाया में छिपकर दोनों एक साथ सकोरा चाटते चाटते मिट्टी भी सटका जाते, फिर भी तृप्ति नहीं मिलती थी। क्या गजब की स्पीड थी बिरजू की, गया और आया। लगता था पैरों में स्केटिंग के अदृश्य पहिए ही बांधकर सर से जाकर वापस लौट आया है। लाल लाल पके आड़ू से सुर्ख गाल और डांसी सफ़ेद पत्थर सी चिकनी त्वचा, जैसे नवजात शिशु के नितंब। पढ़ने में था एकदम शून्य, पर फुटबॉल हॉकी का हीरो। न जाने कितनी बार नैनीताल से रानीखेत से मैच में बड़ी बड़ी शील्ड जीत कर लाया था। अरे देख लेना चढ़ी, एक दिन हम हवाई जहाज़ में उड़कर तुझसे मिलने आएंगे। हाँ, बड़े आए हवाई जहाज़ में उड़ने वाले। 3 साल से 5वीं क्लास में ही तो उड़ रहे हो, वो हंसकर कहती। अरे हम हैं फन्ने खां, हम इम्तहान में पास नहीं होते, ज़िंदगी में पास होते हैं एकदम फर्स्ट। मझले मामा और छोटे मामा उसे फूटी आंखों नहीं देख पाते थे। देख, उसके साथ तेरा उठना बैठना ठीक नहीं है चढ़ी, अब तू बड़ी हो गई है। अम्मा ने भी एक दिन कहा तो बिगड़ गई थी। वाह रे, बड़ी हो गई है तो क्या सब पुराने मिलने वालों को छोड़ दूँ? तुम लोग उससे क्यों इतना चिढ़ते हो? तुम ही तो कहती थी बड़ा मोहिला मतलब स्नेही है बिरजू। वो सब ठीक है, पर अब बड़ा ऐबी हो गया है। ऐबी क्या होता है मामा? पर परिभाषा समझने से पहले ही फिर वो दिल्ली चली गई थी। सरोज ने फिर उसे इतने वर्षों के बाद ऐबी की परिभाषा दी थी। ब्रजेंद्र की माँ बचपन में मर गई थी। पिता सन्यासी होकर कहाँ निकल गए किसी को पता नहीं चला। मौसी ने ही उसे पाला था। मौसेरे भाई गिरीन्द्र की कुसंगत में वो पहले ही बिगड़ गांजा चरस पीने लगा था। एक दिन एक नाटक कंपनी के साथ कलकत्ता भाग गया, वहाँ से बम्बई। इन 2 महानगरियों ने उसका सर्वनाश कर एक दिन उससे खोटे सिक्के सा फिर उसी के शहर में लाकर पटक दिया। जब से महामारी सा यहाँ आया है हरामी, मोहल्ले की बहू बेटियों का सांझ पड़े घर से निकलना दूभर हो गया है। मौसी होती तो शायद इसे कुछ लाज हया भी होती। कहते हैं इसी ने अपने मौसेरे भाई गिरुआ का खून किया है। उसे लेकर शिकार खेलने काला ढूंगी गया और उसी का शिकार कराया। उसे लूटपाट झील में उसकी लाश बहा आया और यहाँ आकर कह दिया हम दोनों तैरने गए थे, गिरुआ तेज धार में बह गया। हे भगवान, बाबा ने हमें भभूत न टिकाई होती तो हमारे साथ भी न जाने क्या होता। चुप कर सरोज, बिरजू कभी खून नहीं कर सकता। कालिंदी को सचमुच सरोज की बकर बकर असह्य लग रही थी।
सरोज हंस पड़ी। नहीं, खून नहीं कर सकता। जरा पूछना पार्वती बुआ से, तुम्हें और भी बहुत कुछ बता देंगी कि बिरजू और क्या कर सकता है। कहते हैं पहाड़ी चरस गांजे की पोटलियां पेट में बांध बांध कर नेपाल ले जाता है और वहां से यहाँ लाकर ना जाने कितने अबोध लड़कों को बर्बाद कर चुका है। रात भर जीप लेकर इधर उधर घूम यही धंधा तो करता है। कई बार जेल जा चुका है, पर फिर जमानत पर छूट कर आता है। रात भर उल्लू की तरह जागता है और दिन भर सोता है निशाचर। मौत भी नहीं आती शनिचर को। जानती हो, एक बार शिव मंदिर के अधेड़ पुजारनी को भी जय लगाने मतलब बाहों में बांधने गया था बेशरम। वो तो पुजारनी जीव ने इसकी गर्दन पकड़ 2-3 बार शिवलिंग पर ही पटका दी। ओ ईजू ओ बूबू करता भागा और फटे सिर पर महीनों तक पट्टी बांधे घूमता रहा। पार्वती बुआ ने तो भरे बाजार में नंगा कर दिया। क्यों रे बिरजुआ, शर्म नहीं आई जो अपनी माँ की श्वानिक हम उम्र मतलब पुजारनी को दबोचने पहुंच गया, वो भी मंदिर में। तो हरामी ने खीसे निपोर कर जानती हो क्या कहा था? बोला, भूख लगी हो पार्वती बूबू तो कैसी माँ और कैसी बहन, किसी से भी खाना मांगने में मुझे ना कभी शर्म आई है ना आएगी। और तुम कहती हो बिरजू ऐसा नहीं कर सकता वैसा नहीं कर सकता। गली का कुत्ता है कुत्ता। मंदिर से देर में लौटने पर ना उससे मामा ने कुछ कहा ना मामी ने, पर अम्मा की संदिग्ध दृष्टि से वो बच नहीं पाई। रात को बत्ती बुझाकर अम्मा उसके बगल में लेटी तो बोली, चढ़ी, तुझे शायद पता नहीं कि बिरजू पूरे शहर में कितना बदनाम है। ओह, तो अम्मा ने उन्हें बिरजू की जीप से उतरते देख लिया था। वो तो अच्छा था, तुम्हें किसी ने उसकी जीप से उतरते नहीं देखा। अम्मा, तुम्हें पता है मैं किसी के कहने सुनने से नहीं डरती। बिरजू क्या आज मुझे पहली बार घर पहुंचा गया है? कितनी बार तो मुझे तुम्हारे कहने पर ही कभी सर्कस दिखा लाया है, कभी नंदा देवी का मेला। उस बार जब मेरे पैर में कांच गड़कर पक गया था, पूरे 15 दिन तक कौन मुझे अस्पताल ड्रेसिंग कराने ले गया था? यही बिरजुआ ना। आज वही बदमाश हो गया है। तब की बात और थी चढ़ी, बात समझने की कोशिश कर। अब तुझे उसके साथ कोई देख लेता तो मैं किस किस का मुंह बंद करती। मुझे किसी का डर नहीं है अम्मा। बिरजू मेरे बचपन का साथी है, मैं उससे मिलना कैसे छोड़ सकती हूँ? तब सुन। उत्तेजित होकर अन्नपूर्णा बैठ गई। उसने अपने सगे मौसेरे भाई का खून किया है। जानती है, उसने लछुआ भंडारी की अबोध बिटिया का सर्वनाश कर पहाड़ से ढकेल दिया था। तू नहीं भी जानती थी तो उस बॉडम सरोज को तो सब पता है। उसने क्यों नहीं रोका तुझे? अब पूछना सरोज से, जो भी मैंने कहा है वो सच है या झूठ? पर कालिंदी जिससे पूछना चाहती थी वही उससे एक दिन फिर अचानक टकरा गया। उपन्यास कालिंदी की शेष कहानी सुनिए अगले भाग 6 में।